भाई, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है। नया कश्मीर बनाम कश्मीर में कुछ नहीं बदला, कहां पर आप खड़े हैं? एक न्यूट्रल नजर से पूरे देश को कश्मीर दिखाइए। जी, कश्मीर बहुत बदला। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, कल मैं राजपुरा गया था, दक्षिणी कश्मीर। जी, दक्षिणी कश्मीर जब भी हम सुनते हैं या ये बात होती है तो पत्थरबाजी, एनकाउंटर सबके दिमाग में आते हैं, क्योंकि हर बार गलत वजह से जो है खबर में वो रहा था। लेकिन इस बार एक कश्मीरी पंडित कैंडिडेट, एक औरत जो है वहां से इलेक्शन लड़ रही है, और गढ़ है, वो गढ़ जो है माना जाता था सबवर्सी एक्टिविटी का, तो वो अपने में ही एक जो है संकेत देता है कि कितने हालात बदले। मैं उनके साथ ऊपर जो इलाके हैं, जैसे संगरबनी है, शादी मर्ग है, इससे पहले 10-12 साल पहले हम वहां जाते थे तो एनकाउंटर के लिए जाते थे या ऐसी कवरेज के लिए जाते थे, तो उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा, ऐसी चीज भी हम कवर करेंगे जहां पे एक कश्मीरी पंडित औरत उस इलाके से जो है कैंपेन करके इलेक्शन लड़ेगी। तो वो एक सिंबल है, सिंबलिज्म की अगर आप बात करें, एक बहुत बड़ा सिंबल है कि हालात बदले हैं। और जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग बाइकआउट करते थे, आज वो खुद चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, मेन स्ट्रीम में आ गए। जमाते इस्लामी जी, उनने 4-5 सीट से साउथ कश्मीर, सेंट्रल से भी उठ रहे हैं। तो वो लोग जो बाइकआउट वाले हैं वो भी मान गए हैं कि वोट जो है एक ताकत है, वोट जो है इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है, और वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है आप एक केस स्टडी अगर आप मानेंगे बदले कश्मीर की, और अच्छा लग रहा है कि सभी लोग जो है डर भय के माहौल के बगैर जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। इससे पहले तो बस मैनेजमेंट होती थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या श्रीनगर की बात करें आप तो 2, 4, 5, 8% वोट पड़ते थे। तो जो भी एक लीडर वोटिंग या जो इलेक्शन में आता था तो उसको पता था मुझे मैनेजमेंट करनी है, ज्यादा लोग तो वोट नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो है एक खलबली मची हुई है, सारी सब पॉलिटिकल पार्टी की सोच रही है कि क्या विनिंग फॉर्मूला है। जब आपकी वोटिंग 60, 70, 55% होगी तो कैसे जीतेंगे आप? रिकॉर्ड है पिछले कई जी, लोकसभा में आपने देखा, और बिल्कुल वही ट्रेंड आ गया है, क्योंकि हम दक्षिणी, उत्तरी कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर पूरे लोकसभा में घूमे, लोग ये बोलते हैं कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। स्कूल कॉलेज बंद रहते थे आधे दिन, जगह जगह पर रोड ब्लॉक्स होती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता, आगा साहब आपसे बहुत सहमत होंगे, आपको ऐसा लगता है क्या? माइक उन्हें दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी देश भर में बताते चलते हैं भय का माहौल है, डरो मत, भय मत करो, बट कश्मीर में तो लोग वोट डालने निकल रहे हैं जो पहले नहीं निकलते थे। कश्मीर में तो पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, जो कि पहले बहुत होती थी। कश्मीर में तो अब आप जैसा उन्होंने कहा कि अगर एक कश्मीरी पंडित महिला ऐसे दूर दराज के इलाकों में जाकर चुनावी प्रचार कर रही है, वो हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव। जो आप कह रही हो ये किसी चमत्कार, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक वलवला है लोगों में। जिस जबरवन के सामने हम इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, इस जबरवन की मायूसी इतनी बढ़ गई थी, अब एक होप सी पैदा हुई, एक होप सी। आवर फार्मर्स हैव लॉस्ट होप, आवर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनकी रेट बढ़ रही है, दे हैव लॉस्ट होप। जो भय था वो अब इसलिए निकल रहा है कि लोगों में एक जोश है। 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये किसी कोई चमत्कार नहीं है किसी गवर्नमेंट। पत्थरबाजी क्यों रुका है? ये लोगों की पत्थरबाजी कैसे रुका है सर? पत्थरबाजी कैसे रुका? जैसे आम लोगों ने जब रोका, जब लोगों में वो लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो जब चेंज हुई, जब लोगों को वो अवसर मिले कि वो बाकी जगहों पे गए, तो ऑटोमेटिकली दे कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये आप खुद भी मान रहे हैं कि सक्सेस है, ये एक अच्छी बात है कश्मीर के लिए? कश्मीर के लिए भय खत्म हुआ, लोग बड़ी आजादी से इस वक्त, महिलाएं शाम तक होती हैं हमारी कैंपेनों में। तो जो वो कह रहे थे मीर, वही आप भी कह रहे हैं? वो बात सही है, मगर दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन है ये वो उस चीज के आधार पर नहीं है। ये लोग जो सहमे हुए थे, जिन लोगों में कोई आश नहीं थी, कोई होप नहीं थी, लेडीज में इनसिक्योरिटी का फुकदान था, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो चीजें जो हैं, जब डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस होता है, अपने ही नुमाइंदे होते हैं, दे कैन गो टू देम, दे कैन पुट देयर प्रॉब्लम्स टू देम, एंड नेचुरली उस उत्साहट की वजह से आप समझ रहे हैं कि यहाँ चेंज आई है, वाकई आई है, मगर इलेक्शन की वजह से और किसी चीज से नहीं। अभी देखिए, आप दूर दराज इलाकों में जाइए, देखिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है निजामी साहब, मैं इसके बाद आऊंगी आपसे कमेंट लेने। निजामी साहब, कितना बदला है नया कश्मीर वर्सेस कुछ नहीं बदला है कश्मीर में?
देखिए, आप कहाँ खड़े हैं? अगर मैं सच्चाई, क्योंकि मेरे जो लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, वो सच्चाई की बुनियाद पे जो है राजनीति करते हैं, तो अगर हम देखें कि इसमें सच्चाई है कि अगर स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें जो कश्मीर में आतंकवादी हमले होते थे वो रुक गए, लेकिन जम्मू प्रोविंस में आतंकवादी हमले जो है बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें विकास की, जो दावे किए गए थे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, यहाँ जो है बाहर के लोग जमीन खरीदेंगे, ऐसा कुछ दिखा नहीं। यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा चुनाव करवाने के लिए। तो डेवलपमेंट हुई जो बीजेपी मानती है, हम यहाँ लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे लोग उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका चुनना बहुत जरूरी था। इसलिए चुनाव अब हो रहे हैं और चुनाव में क्या नतीजे होंगे, बीजेपी मैदान में, हम मैदान में, कांग्रेस मैदान में है, तो यहाँ चुनाव बहुत पहले होने चाहिए, जो बहुत देर कर दी चुनाव करवाने में। ठीक है, आप माइक लीजिए। लेकिन ये जो वर्डिक्ट लोकसभा चुनाव का आया है जिसमें भारी तादाद में लोग निकले, वो कह रहे हैं इतने साल बाद वोट कर रहे थे इसलिए लोग ज्यादा निकले, ठीक है, लेकिन डायनास्टिक फैमिली पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ये वोट नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला जैसे शख्स इंजीनियर रशीद से हार जाते हैं, बारामूला से, अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती हार जाती हैं, तो क्या ये जो फैमिली और डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल रहा था उससे भी लोग चिढ़ गए हैं कश्मीर में? नहीं, देखिए, आपको पहले मैं एक रियलिटी में लाना चाहता हूं कि जो आप जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो नॉर्थ से इलेक्शन हारा, आप मुझे बताइए जो कैंडिडेट आगे पुट किए गए, जिनका फॉर्म जो कि जेल में थे, उनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे, लाइक यू नो कि उनका नारा रहा है रायशुमारी का। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकल फैक्ट्स की बात करनी है तो मैं मानता हूं फिर वो जो वोट वहां पे गिरे वो अब लोकतंत्र के अंदर गिरे कि वो लोगों ने डाले जो कि रायशुमारी का जो एक वो नारा देते थे, वो वोट उसमें उस हक में पड़े। मुझे लगता है कि बीजेपी की वजह से देश क्या जम्मू कश्मीर खतरे में आ गया। मेरी सोच ये है एज यूथ कि वो एक पॉलिटिकल ब्लंडर था कि उनका फॉरम पहले आपको तो देखना है कि आगे जो कम्पीट कर रहे थे इंजीनियर रशीद साहब, फिर आपको भी पता है, देखो जनता के सामने भी कुछ छुपा हुआ और ढका हुआ कुछ है नहीं। उनको जेल से उमर साहब के खिलाफ फॉर्म भरवाया गया, उनके बेटे जो इमोशनल कैंपेन कि मेरे पिताश्री को जी फांसी दी जाएगी, उनको जेल में मार दिया जाएगा, आप निकले और वोट डालिए। देखिए, आपको अगर देश की जनता को बताना है, आपको उनको ये सच भी बताना पड़ेगा। वो जो 4 लाख वोट पड़े वो किस हक में पड़े। आपके पास तो इंजीनियर रशीद के सारे रिपोर्ट्स होंगे, आप पुराने वीडियोस जाइए इंजीनियर रशीद के, और इंजीनियर रशीद साहब किस कारण जेल में है और आपने ही वहां से उनको फिर फॉर्म भरवाया। चलो, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जी कोई भी भर सकता है। आप कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद बीजेपी का प्रॉक्सी, आप ये कह रहे हैं? मैं 2 लाख के मार्जिन से हराया उन्होंने उमर अब्दुल्ला को। नहीं, देखिए, मैं प्रॉक्सी था नहीं था, आप मुझे एक चीज बताइए, इलेक्शन कैंपेन को 20 दिन रह गए, जब अरविंद केजरीवाल जी का जब उनको रिलीज किया था उस टाइम पे बीजेपी ने काफी बवाल मचाया था देश के अंदर। अभी जब इलेक्शन को 20 दिन रहे, इंजीनियर रशीद को जी मिल गया एनआईए की जी आप जी 20 दिन जाइए। आप देखिए, कश्मीर की जनता क्या, मैं देश की जनता भी जानती है, ये जो ड्रामाज है ये फेल हो चुके हैं। इनके ए टीम, बी टीम, सी टीम, जितने भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इनके रिकॉर्ड्स उठा के देखिए कि इनके लीडर से खुद कहा, कभी कहा बैट को वोट डालो, कभी बोला सेब को वोट डालो, ये तो हम नहीं कह रहे। तो वो सब बीजेपी वालों की थोड़ी सुन के कोई इंजीनियर रशीद को वोट दे रहा है Sorry? कश्मीर में? बीजेपी वालों के कहने से थोड़े ना इंजीनियर रशीद को कोई वोट देगा यहाँ पे। तो बीजेपी वालों को नहीं दे रहे तो बीजेपी वालों के कहने पे रशीद को दे देंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के कारण इमोशनल कार्ड मैं अभी अगर जनता के सामने जाऊंगा कि मेरे बाप को जी फांसी दिए जाएगा, मेरे बाप को जी जेल में बंद रखा जाएगा, तो लोगों को इमोशनल बेवकूफ बना के लोगों से वोट ये रीडिंग क्या बटाएंगे। सही है मीर फरीद? वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ वोट नहीं था, वो इंजीनियर राशिद के पक्ष में था, इमोशनल कार्ड था, ये बोला आपने, और उसको फेवर किया गया, उसका फॉर्म भरवाया गया। मतलब समझ नहीं आ रहा बीजेपी वालों ने कराया क्या हुआ? बीजेपी ने कैसे फेवर किया? हाँ, कैसे फेवर किया? मैं आपको तो वही तो कह रहा हूँ, जिस बंदे को जो जेल में था उसको निकाल के फॉर्म भरवा दिया गया,
वो ये बोल के उसका बेटा कैंपेन कर रहा है पूरे नॉर्थ कश्मीर में, बोल रहा है कि मेरे जो पिताश्री है उनको जी फांसी दी जाएगी। लोगों को इमोशनल उनको बोला गया कि उस वोट की वजह से फिर वो बाहर आएगा, फिर ये चीजें होएगी, बट वो हुई नहीं। मैं बीजेपी पे उस पे ये नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप खुद लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को कि 20 दिन पहले अभी कैंपेन है, 20 दिन पहले उनको छोड़ा गया कि जाइए कैंपेन कीजिए। उस टाइम पे जब उन्होंने पार्लियामेंट जीता उस टाइम पे क्यों नहीं छोड़ दिया फिर आपको? ठीक है, इसका भी जवाब, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो एक बड़ा कंसर्न है मीर, और वो कंसर्न ये है कि क्या जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो रायशुमारी की बात करते हैं, ऐसे लोगों का को ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं। क्या अपने वोट के जरिए लोग ऐसे कट्टर लोगों को भी आगे कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट फेज में 92 निर्दलीय, सेकेंड फेज में 100 से ज्यादा निर्दलीय। ये क्या बता रहा है और वजह क्या है? उमर अब्दुल्ला की हार है या इंजीनियर रशीद और कट्टरवाद की जीत है? जी देखिए, जहां तक इंजीनियर रशीद की बात है, इंजीनियर रशीद जेल में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग उनको एक ऐसा लीडर देखते हैं जो कि जेल में रहा 370 या जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी या जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशल स्टेटस जो है लोग पसंद करते थे, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, उनकी आइडियोलॉजी भी आप, नहीं, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आप उनकी आइडियोलॉजी भी देश के सामने रखिए, आप उस पे पर्दा क्यों कर रहे हैं? नहीं, जहां बीजेपी आप कह रहे हैं, नो जस्ट लेट मी रिस्पॉन्ड। उनकी भी आप आइडियोलॉजी। लेकिन मीर अब जब इन्होंने ये कहा है तो आप इनको ये भी बताइए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला है कि हम 370 वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे? हम जो स्वायत्तता का प्रस्ताव पहले लेकर अटल बिहारी की सरकार में गए थे, हम उसको भी वापस लाएंगे, जिसमें 53 के पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। ये तो इनकी पार्टी मैनिफेस्टो में डाल रही है। थैंकफुली मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, तो मैं आपका बड़ा एक जो है जमीन से जुड़ा जवाब आपको दे सकता हूं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेन स्ट्रीम यहाँ की पार्टीज है, उनका हमेशा ये मुद्दा रहा है कि इन पावर दे आर द बिगेस्ट नेशनलिस्ट, आउट ऑफ पावर दे फाइट फॉर सेपरेटिस्ट स्पेस। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोगों की रग हम जो है पकड़ सकते हैं सेपरेटिस्ट के साथ मुकाबला करके, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह रहा है यहाँ के हालात खराब रहने की। क्योंकि आप जब लोगों को, जैसे हम 2-4 कश्तियों में हैं, आप लोगों को 2 कश्तियों में रखेंगे कि चलिए पावर में हम नेशनलिस्ट हैं, आप इंडिया के साथ रहें, आउट ऑफ पावर हम जो है सेपरेटिस्ट बन जाएंगे। नहीं, मुझे पंजाब के अमृतपाल जी जो जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन पंजाब से जीता, उनको क्यों नहीं आपने बाहर किया? देखिए, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बट कश्मीरी हो चाहे जम्मू वाला हो, वो इस हकीकत को जान चुका है। ये प्रॉक्सीज के इनका जो ये कार्ड्स खेल रहे हैं अभी ग्राउंड पे, ये सारा जनता के सामने रह चुका है। जहां रही बात, आप, मैं मानता हूँ हो सकता है कहीं मैनिपुलेशन, लेकिन आप कितना मैनिपुलेट कर पाते हैं? जब आप 2 लाख के मार्जिन से हारे उसके बाद भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्या वजह पर आपको? वो एक ऑर्गेनिक वेव थी इंजीनियर रशीद के लिए, चलिए जो भी कनेक्ट हुआ, जेल में थे जो भी था, लेकिन ऑर्गेनिक वेव थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं लगा होगा कि शायद इंजीनियर को अगर उस वक्त हम आगे लाते हैं तो सजाद लोन का वोट कटेगा, लेकिन वो उनको भी बहा के ले गए, तो वो कहीं ना कहीं आपका टैक्टिकल ब्लंडर नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ नहीं पाई उस वक्त। वो एक ऑर्गेनिक इलेक्शन था। देखिए, हमने भी वो फॉलो किया, हम नॉर्थ साउथ कश्मीर के, खासकर नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में लोगों ने उनके साथ कनेक्ट किया, इसलिए नहीं कि वो ABCD पार्टी के साथ हैं, इसलिए कि वो जेल में। बट वो एक बहुत बड़ा कंसर्न भी होना चाहिए कश्मीर के लिए। अगर ऐसी कट्टर सोच वाले लोग इतने बड़े मार्जिन से एक रेगुलर पार्टी के एक बड़े नेता को हराते हैं, तो इसको पर भी कश्मीर को सोचना होगा। लेकिन जरा महबूबा जी के बारे में हमें समझाइए, क्योंकि उनको डिकोड करना बहुत आसान रह नहीं गया है। एक भूल उन्होंने की थी, एक ही भूल उनकी, जो बीजेपी के साथ वो सरकार PDP की बनी थी, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं लोकसभा आफ्टर लोकसभा डिबैकल, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। पिछली बार अनंतनाग से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से हार गई, इस बार वो विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ रही हैं। अब परिवारवाद के खिलाफ जनता बोल रही है कि भाई हमें ये दोनों डायनास्टी वाले अब नहीं चाहिए, हमें इस तरह के निर्दलियों को वो जिता रहे हैं। और अब वो खुद अपनी 3rd जनरेशन को अब लॉन्च करने के लिए तैयार हो गई हैं, खुद नहीं लड़ रही है, बेटी को चुनाव लड़ा रही है। मतलब ये क्या है? पहले मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। जो डिबेट अभी चल रहा था, ये जो आपने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लोग भारी तादाद में वोट करने निकले, तो ये सारा वोट जो था बीजेपी के अगेंस्ट था। चाहे इंजीनियर रशीद का जीतना, चाहे NC की 2 पार्लियामेंट्री सीटें जीतना, और चाहे जम्मू में कांग्रेस का वोट शेयर एक मार्जिन से, सब्सटैंशियल मार्जिन से बढ़ना। जम्मू में कौन जीता 2 सीट? कांग्रेस का वोट शेयर
जो जम्मू में पार्लियामेंट इलेक्शन में बढ़ा है पिछले मुकाबले से, ये सब चीजें आपको एक ही चीज इंडिकेट कराती है कि दिस वोट वाज अगेंस्ट बीजेपी। पहली बात जो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ किया, उसके खिलाफ ये वोट था। उसका सबूत ये है कि होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई लेक्चर्स में ये कहा है कि हम पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करेंगे परिवारवाद के नाम से, लेकिन दुश्मनी वो इन्हीं दो पार्टियों के साथ जाहिर करते हैं। और जहां तक इंजीनियर रशीद का सवाल था, उनके जीतने का सवाल था, उनको भी जेल में बीजेपी ने ही डाला था। तो ये जो इंजीनियर रशीद को वोट पड़ा है वो भी बीजेपी के अगेंस्ट पड़ा है, और लोगों ने ये सोच के डाला है कि बीजेपी के अगेंस्ट तो हमने वोट करना ही करना है। हो सकता है इंजीनियर रशीद जीतने से जेल से भी रहा हो जाए। तो एक बात आप क्लियर कर लीजिए, इनका आप अलग क्यों लड़ रहे हैं वो तो बताइए ना सर। अगर साथ लड़ते तो एंटी बीजेपी वोट्स को आप बांटते नहीं। आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। वोट इस वजह से नहीं पड़े हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, वोट इस वजह से पड़े हैं कि पिछले 40 सालों में इतना बड़ा वाका जम्मू कश्मीर के साथ कोई नहीं हुआ है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं आप दिया। पूछिए। मैं फिर से करती हूँ, टेक थ्री में मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि अगर ये फैमिली पॉलिटिक्स के खिलाफ था, क्योंकि दोनों दिग्गज हारे, वो थर्ड जनरेशन को लॉन्च कर रही है, खुद नहीं लड़ रही है चुनाव में, जबकि उमर अब्दुल्ला साहब पहले कहे नहीं लड़ेंगे, अब 2 सीटों से लड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो ये जनता, आप छोड़िए कि कहां पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप अलग लड़ेंगे तो आप एंटी बीजेपी वोट्स को काटेंगे ना। अगर इंडिया गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सीट शेयरिंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं साथ लड़ते हैं? देखिए, हम इस अलायंस के साथ आइडियोलॉजिकली हैं। जो इंडिया अलायंस का आइडिया है, जनता को कैसे समझाएंगे? कान में थोड़ी बोलेंगे हर वोटर। देखिए, अब सीट शेयरिंग पे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, और हम इसको इतना महत्वपूर्ण भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम इंडिया अलायंस के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे।